Good morning, everyone. In the last class, we learned about the stability of carbocation and the order of stability of carbocation. Okay, where we see that this cyclopropane methyl carbocation is even more stable than benzylic carbocation, even more stable than tropylamine. So we know that this is more stable. This is more stable than benzylic carbocation, tribenzylic carbocation, triphenyl benzylic carbocation. तीनों साइड से पीएच लगा दिया प्लस, उससे भी ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर है, हमने पढ़ा इससे क्या, ये ट्रोपोलियम आयन जो कि ट्राइबेंजाइलिक फिनाइल ट्राइफिनाइल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल है, उससे भी ये ज़्यादा स्टेबल है। वी लर्न दैट लास्ट क्लास में ऑर्डर देखो हमने क्या देखा था, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है, इससे भी ज़्यादा स्टेबल है। तो हमने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमने आपको बताया था बिकॉज ऑफ डांसिंग रेजोनेंस साइक्लो propane methyl cation is more stable than tropylium ion or ट्राइफिनाइल बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और अदर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इसका एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी का रीजन क्या था, डांसिंग रेजोनेंस। तो हम देखेंगे व्हाट इज डांसिंग रेजोनेंस। तो चलो डांसिंग रेजोनेंस से पहले हम देखिए कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास। पहले ये मॉलिक्यूल से मतलब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड, यहाँ पे इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड, इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड। इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि तीन बॉन्ड हो गए, एक बॉन्ड क्या होगा, H होगा। यहाँ पे भी दो बॉन्ड है तो दो बॉन्ड क्या होगा, H का होगा। तो यहाँ पे भी क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 सॉरी sp3, और यहाँ भी क्या आ गया sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन सभी जगह क्या है, sp3, मतलब sp3 ऑर्बिटल है, मतलब इसके एक sp3 ऑर्बिटल, इसका एक sp3 ऑर्बिटल और इसका एक sp3 ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहा होगा। तो इट शुड बी द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम। अगर ऑर्बिटल्स को मैं ओवरलैप कराऊं तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, मतलब इस टाइप से ऑर्बिटल वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। क्लियर है, मतलब ये सिग्मा क्लाउड, ये सिग्मा क्लाउड दोनों क्या कर रहे हैं, ये ऑर्बिटल sp3 ऑर्बिटल और ये sp3 ऑर्बिटल दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। क्लियर है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है, यहां तक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसका ऑर्बिटल ओवरलैपिंग डायग्राम क्या हो जाएगा, इस टाइप का होना चाहिए। अरे होना चाहिए। अब देखो, अब क्या है, इस कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3। तो ये जो इसका बॉन्ड एंगल है, इट्स बॉन्ड एंगल शुड बी 109 डिग्री 28 मिनट्स, इतना होना चाहिए। अरे होना चाहिए ना, बट यहाँ पे एंगल कितना है, दैट इज 60 डिग्री। अरे एंगल निकालने आता है ना, निकाल लोगे। चल, तो एंगल कितना है, ये ट्रायंगल के इंटरनल एंगल कितना आ जाता है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट इज 60 डिग्री। कैसे निकालते हैं, अरे एक्सटर्नल एंगल का रूल लगा के निकाल लेना। यहां से लगाओ, यहां से लगाइए और यहां से एक्सटेंड कीजिए। एक्सटर्नल एंगल का हमेशा सम कितना होता है, 360। तो अगर इसको मैं अल्फा मानूं तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, 3 अल्फा इक्वल टू 360, देन अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री, 360 एंड 120 डिग्री, और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये अगर 120 है तो 180 माइनस 120, 180 माइनस अल्फा मतलब 180 माइनस 120 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो इंटरनल एंगल कितना आ जाएगा, इंटरनल एंगल विल बी 60 डिग्री। ओके, चलो ये आता ही होगा तुम लोगों को। तो एंगल कितना है यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है, 60 डिग्री, और होना कितना चाहिए था, 109 डिग्री। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल के अप्रॉक्स क्या हो रहा है, यहाँ पे एंगुलर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है। बॉन्ड एंगल 109 होना चाहिए और है कितना, 60 डिग्री है। तो एक ह्यूज एंगुलर स्ट्रेन क्या होगा यहाँ पे, डेवलप करेगा। क्लियर है। दूसरा चीज हमने पढ़ रखा है, अगर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होता है तो कौन सा रिपल्सन बोलते हैं, बताओ, आपने वहां पढ़ा होगा, कॉन्फर्मेशनल जब पढ़ा था वहां पे बताया था, दो तरह के रिपल्सन थे, स्टेरिक रिपल्सन एंड टॉर्सनल रिपल्सन, याद है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारे पास एंगुलर स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, दूसरा क्या है, टॉर्सनल स्ट्रेन डेवलप होगा, क्योंकि ये सिग्मा क्लाउड, ये सिग्मा क्लाउड, ये सिग्मा क्लाउड तीनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपल्सन दे रहे होंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के रिपल्सन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक एंगुलर रिपल्सन है और एक टॉर्सनल रिपल्सन है। तो इस रिपल्सन की वजह से क्या होता है, ये क्लाउड इसको रिपल्सन देता है, इसको रिपल्सन देता है, तो हर एक दूसरे को क्या दे रहा होता है, रिपल्सन।
सिंस ये रिपल्सन दे रहा होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, अनस्टेबल होना चालू होगा। तो मॉलिक्यूल्स अपने स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने रिपल्सन को कम करने के लिए बैंड हो जाता है। ये ऑर्बिटल्स जो हैं, ये ओवरलैपिंग जो है वो क्या हो जाता है, बैंड हो जाता है। बैंड हो जाता मतलब दूर चला जाता है। इस एक्सिस पे होना चाहिए था, बट क्या होगा, ये इस तरह से बैंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, ये इस तरह से बैंड हो जाएगा। अगर हमने इसको बैंड किया तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, तीनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ रहा है। अगर क्लाउड का बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स को होना इस टाइप से चाहिए था, मॉलिक्यूल्स हो कैसा रहा है, मॉलिक्यूल्स अवेलेबल इस फॉर्म में अवेलेबल है। क्लियर है। अभी भी यहाँ पे टॉर्सनल एंड एंगुलर स्ट्रेन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, टॉर्सनल एंड एंगुलर स्ट्रेन एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, मगर इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कर रहे हैं। और इस टॉर्सनल और एंगुलर स्ट्रेन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या हो रहा है, अनस्टेबल हो रहा है। तो बेसिकली ये मॉलिक्यूल्स क्या चाह रहा होगा, ये चाह रहा होगा किसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर दे या दूर भेज दे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। चाहेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा है, यहाँ से थोड़ा कम, मगर यहाँ भी क्या होगा, रिपल्सन तो एग्जिस्ट कर ही रहा होगा। तो मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या है, पूरे मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी, इस मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या है, इसको दूर भेजना, इसको दूर भेजना, इसको दूर भेजना। दूर भेजना मतलब डोनेट कर देना या किसी को दे देना, या किसी भी मीन से अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना है, कम करना है। क्लियर है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो पोर्शन है हमारा, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना, इलेक्ट्रॉन को दूर भेजना। क्लियर है। वहीं बगल में देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन अवेलेबल है, कार्बोकैटायन के पास पी ऑर्बिटल क्या है, एम्प्टी है, और इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल है। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है और ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसको अनस्टेबल कर रहा है। क्लियर है। ये क्या होगा, यहाँ पे अभी भी टॉर्सनल एंड एंगुलर स्ट्रेन एग्जिस्ट तो कर ही रहेंगे, वो चाह रहेंगे और दूर चला जाए और दूर चला जाए। जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो मॉलिक्यूल से क्या चाह रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, और ये क्या चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है। सिंस ये बैंड हो चुका है तो इन दोनों के डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये बैंड हुआ तो डिस्टेंस कम हो गया, तो अब इसके द्वारा इसको डोनेट करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। या हम ये बोल सकते हैं कि अब इस कार्बोकैटायन के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज कर पाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है। क्योंकि जैसे ही बॉन्ड एक्सपेंड करेगा, बॉन्ड दूर जाएगा तो ऑर्बिटल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। ऑर्बिटल एक्सपेंड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जितना फोर्सफुल्ली अटैच था, अभी उतना फोर्सफुल्ली अटैच नहीं होगा। क्लियर है। बात समझा मैं क्या बता रहा हूं, कि इस मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सपेंड करना, दूर करना। इलेक्ट्रॉन को दूर करने की वजह से क्या हो गया, ये इस फॉर्म में जनरेट हुआ है, और ये अभी भी क्या चाह रहा है, और दूर चला जाए। जितना दूर जाएगा स्टेबिलिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है। जिस वजह से क्या हो गया, हमारा ये बैंड शेप में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो जैसे ही ये बैंड शेप में कन्वर्ट हुआ तो ऑर्बिटल क्या हो गया, एक्सपेंड किया। ऑर्बिटल एक्सपेंड किया तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है कार्बन के द्वारा, वो अब क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अब क्या है, लूजली बॉन्डेड है। क्लियर है। और इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड है और बगल में कौन है, कार्बोकैटायन है, तो इसके द्वारा इसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्लियर है। तो ये क्या करेगा, इजीली इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इन दोनों के बीच शेयर होना चालू हो जाएंगे। क्लियर है। जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने पढ़ा था, सिग्मा ऑर्बिटल का, सिग्मा ऑर्बिटल का जो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड था, ये क्या था, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा था, मतलब डिस्पर्स हो जा रहा था। तो उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको सप्लाई करना चालू कर देंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी यहाँ एग्जिस्ट करेगा तो कभी यहाँ एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कभी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो कभी इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करेगा, जैसा कि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन में पढ़ा था। क्लियर है यहां तक, समझा यहां तक। अब देखो, तो अब मैं इस वाले डायग्राम पे आता हूं, इस वाले को देखो। CH2+। तो क्या था यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम, थोड़ा सा ऐसे बना दो, ठहरो, ये हटाओ। इस टाइप से ऑर्बिटल डायग्राम है। ये वाले शेयर करने के बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड को, इसी तरह रिप्रेजेंट करते हो ना।
ऐसे सिग्मा बॉन्ड अगर दो के बीच में दे रखा है तो बेसिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको कि ये सिग्मा क्लाउड अवेलेबल है। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था, इस टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि क्या हो गया, बैंड किया मतलब अब सॉरी बैंड करने के बाद कैसा बन रहा होगा, ये कुछ इस टाइप से चला गया, ये वाला कुछ इस टाइप से चला गया और ये वाला कुछ इस टाइप से चला गया। क्लियर है? और यहाँ पे CH2 प्लस और यहाँ पे क्या है, p ऑर्बिटल है। तो अब क्या बोला हमने, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दोनों के बीच एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको पोलराइज कर ले रहा है। तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, इधर को शिफ्ट हो जाएगा। इधर को शिफ्ट हो जाने का मतलब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है हमारा CH2 प्लस, तो ये जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ये पोलराइज हो गया इसके डायरेक्शन में, कह सकते हैं। क्लियर है? मतलब ये बॉन्ड क्या हो गया, इधर को गया, तो मतलब ये बॉन्ड टूट के इधर से इधर को आ गया। तो अगर ये बॉन्ड टूट के उधर से उधर को जाएगा, अगर ये बॉन्ड टूट के इधर से इस तरफ आया, तो क्या बनेगा हमारे पास स्ट्रक्चर, यहाँ पे C और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। क्लियर है? लिख सकते हैं इस वाले को, हम लिख सकते हैं इस वाले को। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा शेप था, जो इस शेप से ये शेप जनरेट किया और इस शेप से ये शेप जनरेट किया। बताया कि इस तरह होना चाहिए, मगर इंटरनल रिपल्सन की वजह से ये इस टाइप का शेप ले लेता है। तो अब इसके द्वारा इसको पोलराइज करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये इसको पोलराइज करेगा तो ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो उसी को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, इसको पोलराइज किया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा ये वाला और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, प्लस यहाँ आ गया। ये एक हो सकता है, दूसरा तो ये भी हो सकता है ना, इस वाले को हटा देता हूं। दूसरा क्या है, अगर इस वाले को पोलराइज किया इसके तरफ तो अब की बार क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड बने रहेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, आ सकता है। तो अगर मैं इसका हाइब्रिड बनाऊं, रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड हमेशा फिक्स है, ये पार्शियली एग्जिस्ट कर रहा है, कभी एग्जिस्ट कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे प्लस डेल, यहाँ पे प्लस डेल और यहाँ पे प्लस डेल। क्लियर है? तो अब देखो तो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज कभी यहाँ है, कभी यहाँ जा रहा है, तो कभी यहाँ पे आ रहा है, मतलब इन दो पोजीशन के बीच में प्लस चार्ज क्या कर रहे हैं, डांस कर रहा है। क्लियर है? इसी वजह से हमने क्या बोला, इसको डांसिंग रेजोनेंस बोल रखा है, क्योंकि प्लस चार्ज इन तीनों पोजीशन में रोटेट कर रहा है, फ्रिक्वेंटली इन दोनों के बीच में रोटेट कर रहा है, दैट इज लाइक डांसिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो इसकी वजह से क्या है कि इस कार्बोकैटायन के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, अवेलेबल होता है, कभी ये तो कभी ये, कभी ये तो कभी ये। क्लियर है? क्योंकि ये डिस्पर्स हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, तो ऑलवेज क्या है, यहाँ पे ऑलमोस्ट टाइम इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अवेलेबल होता है, दैट्स व्हाई इसकी स्टेबिलिटी क्या होता है, काफी ज्यादा होती है। क्लियर है? इस डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ही जो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। क्लियर है? समझा? तो नोट करेंगे इसको, पहले सारे डायग्राम जिस सीक्वेंस में लिखवाया था उसी सीक्वेंस में नोट करेंगे। क्लियर है? ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसके पहले जो था वो उसका रिप्रेजेंटेशन है ऑर्बिटल डायग्राम में, इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको बताया है। अरे ये वाला बताया है ना, अगर ऑर्बिटल इस तरीके से है तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, सिग्मा ऑर्बिटल को, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से लिखते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ये सब। क्लियर है? तो ये दोनों इसी दोनों का रिप्रेजेंटेशन था। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे, पहले जो सबसे पहला डायग्राम लिखा है तो सभी डायग्राम एक सीक्वेंस में लिखेंगे और जितनी चीजें बताई है, जितनी भी चीजें बताई है, इन सभी चीजों को नोट करेंगे, स्टोरी के तौर पे सारे कुछ नोट करेंगे और उसका इमेज भेजेंगे आज व्हाट्सएप पे। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इस वाले को।